व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर। तो बच्चों ये जो चैप्टर है क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वो कौन सी डिमांड थी जिसे अंग्रेजों ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई की एक डिमांड थी कि उनका जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको राजकुमार माना जाए, आगे चल के वो राजा बने और झांसी अंग्रेजों की टेरिटरी का पार्ट ना बने। राइट, एक इतनी सी डिमांड थी रानी लक्ष्मीबाई की। चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वॉज क्वीन ऑफ झांसी। ये सबको पता है कि लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की रानी थी। शी हैड अडॉप्टेड अ सन, तो उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर का कोई अपना बेटा नहीं था, कोई बायोलॉजिकल सन नहीं था। तो इस केस में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था। ठीक है, अडॉप्टेड सन था उनका। शी वॉन्टेड हर सन टू बी रूलर ऑफ झांसी, और वो ये चाहती थी कि उनका जो बेटा है, गोद लिया हुआ बेटा, वो झांसी का राजा बने, रूलर बने। लेकिन उस समय एक दिक्कत थी और वो दिक्कत अंग्रेजों ने खड़ी की थी। ठीक है, क्या दिक्कत थी वो थी अकॉर्डिंग टू लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे ना, तो डलहौजी ने एक पॉलिसी बना रखी थी। क्या थी पॉलिसी? उस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसको हिंदी में हड़प नीति भी बोलते हैं। यानी कि वो एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति जिससे भारतीय राजाओं की टेरिटरी को, उनके एरिया को वो हड़प सके। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर किसी भारतीय राजा के बेटा नहीं होता, वो निसंतान मर जाता है, तो उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ये था प्रोविज़न, ये था रूल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी एन अडॉप्टेड हायर वुड नॉट बी अलाउड टू एक्वायर द किंगडम। तो जो अडॉप्टेड हायर है ना, जो अडॉप्टेड हेयर है, यानी कि जो गोद लिया हुआ राजकुमार है, गोद लिया हुआ बेटा है, वो जो है राजकुमार नहीं माना जाएगा। जब फादर की डेथ होती है तो वो टेरिटरी ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट बन जाएगी, उसका साम्राज्य, उसका जो राज्य है वो अंग्रेजी साम्राज्य का पार्ट बन जाएगा। राइट, तो रानी लक्ष्मीबाई डिमांड फॉर रिकग्नाइजिंग हर अडॉप्टेड सन एज द मेल हेयर ऑफ द किंगडम विच वॉज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। ये थी बात। आई बात समझ में? तो रानी लक्ष्मीबाई की डिमांड यही थी कि उनका जो बेटा है उसे राजकुमार माना जाए और वो राजा बने। इसी डिमांड को अंग्रेजों ने मना कर दिया था बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आई बात समझ में? उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। अंग्रेजों ने क्या किया उन लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्होंने क्रिश्चियनिटी में खुद को कन्वर्ट कर लिया था। यानी कि उस समय कुछ लोगों ने अपना धर्म बदला था, वो लोग क्रिश्चियन बन गए थे। तो वो जो नए नए बने क्रिश्चियंस थे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। ठीक है, क्या पॉलिसीज बनाई उनके लिए, उनके फेवर में क्या किया। राइट, तो हम क्या देखते हैं 1830 में, 1830 में कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। 1830 1830 का जो टाइम था, उस समय कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को, क्रिश्चियन मिशनरीज वो लोग होते हैं जो क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं, इस धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले पादरी या लोग कह लीजिए। तो इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को खुली छूट दे दी थी कंपनी ने 1830s में, और कहा था कि आप फंक्शन कर सकते हो एकदम फ्रीली अपना काम करो और ज़मीन भी आप एक्वायर कर सकते हो। तो उस समय जो लोग हिंदुइज्म से खुश नहीं थे, कुछ ऐसे लोग जिनको इस धर्म में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, उनकी डिग्निटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, तो उन लोगों ने अपना धर्म बदला। ठीक है, वो क्रिश्चियन बन गए। अब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ने कुछ नियम बनाए। क्या क्या थे? पहला नियम था लॉज फॉर प्रॉपर्टी, यानी कि वो लोग जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे उनके प्रॉपर्टी राइट्स सेम रहेंगे और उनकी बिलोंगिंग्स उनके पास ही रहेंगी, यानी कि उनके प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी, उनका ज़मीन का मालिकाना हक उनके पास रहेगा। दे मेड लॉज टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड
इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, उनको इंश्योर किया गया कि आपकी ज़मीन आपके पास ही रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से क्रिश्चियन बनो। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। मिशनरीज एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट established schools giving converted Indians access to education and better opportunities for their future। और उनके एरियाज़ में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन किए, मिशनरी स्कूल्स ओपन किए, ताकि उनको एजुकेशन दी जा सके और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में दी जा सके। तो उनको एजुकेशन का भी एक्सेस दिया, राइट। उसके बाद है थर्ड है रिलीजियस फ्रीडम। ब्रिटिश अलाउड पीपल इन इंडिया टू फ्रीली चूज एंड प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी विदाउट फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और उनको ये भी गारंटी दी, ये इंश्योर किया कि आप आराम से जो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो, कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होगा, आपकी सुरक्षा के लिए हम हैं, राइट। तो ये काम उन्होंने किए थे उन लोगों के फ़ायदे के लिए जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सिपाहीज हैव टू द न्यू कार्ट्रिजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज़। ये जो सिपाही थे, इनको उन नई गोलियों से, जो नए कार्ट्रिज आए थे, उनसे क्या शिकायत थी, क्या थे सिपाहियों के ऑब्जेक्शंस, वो हमें इसमें बताने हैं। तो इस बात का तो हम सबको पता ही है कि उस वक्त एक नई बंदूक, एक नई इनफील्ड प्रेचेट राइफल्स जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। तो उस नई गन में क्या था कि कुछ नई किस्म की गोलियां बनाई गई थी उसमें इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो नए कार्ट्रिजेस थे, इनमें एक कोटिंग लगी होती थी, कवर लगा होता था, और उसको मुंह से छील कर उतारना होता था। उसके बाद वो गोली बंदूक में लोड की जाती थी, ठीक है। तो और उसमें एक ग्रिस लगी होती थी। तो सिपाहियों का ऑब्जेक्शन ये था, सिपाहियों की शिकायत ये थी कि इस नई गोली में जो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, ठीक है, तो इससे हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, इससे हमारा धर्म नष्ट होता है। क्यों? क्योंकि गाय जो है वो उसकी पूजा करते हैं माता के रूप में, और पिग बहुत ही अपवित्र है, सुअर जो है इससे जो मुसलमान लोग हैं वो दूर रहते हैं, ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों का ऑब्जेक्शन ये था, दोनों ही धर्म के सिपाहियों का ऑब्जेक्शन ये था कि ये एक अंग्रेजों की चाल है हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये थे उनके ऑब्जेक्शंस। तो देखते हैं पॉइंट्स में। ऑब्जेक्शन द सिपाहीज हैड टू द न्यू कार्ट्रिजेस वर द कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग। तो ये जो नई गोलियां हैं, जो नए कार्ट्रिज हैं, ये काउ और गाय और सुअर की चर्बी इन पे लगी हुई है, ठीक है। तो वो फैट उनका लगा है गाय और सुअर का, ठीक है। द सिपाहीज हैड टू यूज माउथ टू रिमूव द कवरिंग ऑफ द कार्ट्रिज। और सिपाहियों को इसकी कवरिंग, इसका कवर उतारने के लिए मुंह से इसको छीलना पड़ता है, ठीक है। दे टर्म्ड द कार्ट्रिजेस टू बी वायलेशन ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह के कार्ट्रिज का इस्तेमाल करना हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की एक चाल है, ठीक है। हैंस दे रिबेल्ट। और उन्होंने क्या कर दिया? रेबेलियन कर दिया, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो ये थे उनके ऑब्जेक्शंस, उनकी शिकायतें। आई बात समझ में? अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। जो आखिरी मुगल बादशाह थे, ठीक है, उन्होंने अपने आखिरी दिन कैसे जिए। तो कौन थे? फोटो में आप देख सकते हो कौन थे। ये थे बहादुर शाह जफर। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्साइल इन रंगून। तो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ही वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड एक्साइल टू रंगून, बर्मा, प्रेजेंट डे म्यांमार। तो उन्हें देश निकाला दिया गया और उन्हें रंगून में, यानी कि आज का म्यांमार, वहाँ उन्हें भेज दिया गया, वहाँ उन्हें जेल में रखा गया, ठीक है। देश निकाला दिया गया और जेल में रखा गया। ये थे उनके आखिरी दिन। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोलेशन। बहादुर शाह जफर लिव्ड इन रिलेटिव आइसोलेशन एंड वॉज कन्फाइंड टू अ स्मॉल हाउस एंड ही वॉज केप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। उन्हें बिल्कुल एकांत में रखा गया, हाउस अरेस्ट रखा गया, एक छोटी सी जगह उन्हें कैद करके रखा गया और हर तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रखा गया, बिल्कुल एकांत में वो रहे, अकेले। तो अकेले में उनके आखिरी दिन बीते। थर्ड है डिक्लाइनिंग हेल्थ। इन एक्साइल ही फेस्ड डिटीरियोरेटिंग हेल्थ एंड लिव्ड इन इम्पूरिश्ड कंडीशन। एकदम गरीबी में और एकदम खराब सेहत में उनके आखिरी दिन बीते थे। डेथ, ही पास्ड अवे इन 1862 इन रंगून एट द एज ऑफ 87। तो 1862 में रंगून में 87 ईयर्स में
के जब वो हो गए थे 87 साल में के जब वो हो गए थे तो उनकी डेथ हो गई और मुगल वंश का जो आखिरी चिराग था वो भी बुझ गया। राइट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What could be the reasons for the confidence of the British rulers about their position in India before May 1857? यानी कि मई 1857 से पहले जो अंग्रेजी शासक थे उनको भारत में अपनी पोजीशन को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंस था। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम यहाँ बहुत फर्मली इस्टेब्लिश हो चुके हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई हमारे पैर यहाँ से उखाड़ नहीं सकता। तो उन्हें अपनी इस पोजीशन पे, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे कॉन्फिडेंस क्यों था, वो कारण हमने बताने हैं। राइट, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस। उन्होंने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बना के रखी थी। तो मजबूत सेना का मतलब क्या है, एक मजबूत पकड़ इस देश पर। राइट, सेकंड पॉइंट है पॉलिटिकल कंट्रोल। उन्होंने पॉलिटिकली इन एरियाज पे कंट्रोल करके रखा था, अलग अलग अलाइंसेस के जरिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए, कई तरीके से उन्होंने यहाँ के राजाओं की ज़मीनों को हड़प लिया था। ठीक है, तो पॉलिटिकल कंट्रोल बना के रखा था। तो पॉलिटिकली वो पावरफुल हैं, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री उनके पास है। ठीक है, इकोनॉमिक डोमिनेंस, तो उन्होंने इकोनॉमिक डोमिनेंस भी करके रखा था, टैक्सेशन, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन, ये सब उनके हाथ में था, फिनेंशियल पावर सब उनके हाथ में थी। तो पैसा भी इस एरिया का उनके हाथ में है, इसलिए वो अपनी पोजीशन को लेके वहाँ पे आश्वस्त थे कि हमें यहाँ से कोई नहीं उखाड़ सकता। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, रेलवे लाइन यहाँ पे बिछा दी, टेलीग्राफ लाइन बिछा दी, ठीक है ना, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन की सारी चीज़ें उनके हाथ में थी, उनके कब्जे में थी। तो यानी कि अगर कुछ भी इवेंट अगर होगा भविष्य में उनकी ताकत को हटाने का, तो सारी चीज़ें उन्हीं के पास हैं। ठीक है, वो उस चीज़ को जल्दी कंट्रोल कर लेंगे, और ऐसा हुआ भी। अंग्रेज़ों का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बहुत काम आया रिवोल्ट को दबाने में। राइट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो लोग अपनी पोजीशन के लिए आश्वस्त थे। नेक्स्ट, अगला है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने क्या किया, हमेशा उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल के जरिए ही वो पावर में आए थे और इसी के जरिए वो पावर में बने रहे। तो उनको पता था कि हमें ऐसे इंडियंस को अपनी उंगलियों पर रखना है, दैट्स इट। उसके बाद है सुपीरियर टेक्नोलॉजी। उनके पास हर चीज़ की, ट्रांसपोर्टेशन की भी, कम्युनिकेशन की भी, वेपन्स की भी जो टेक्नोलॉजी थी वो सुपीरियर थी। तो इसलिए भी वो कॉन्फिडेंस में थे। कॉन्फिडेंस इन लॉयलिटी, उन्हें भारतीयों की लॉयलिटी में क्या था, यहाँ के सिपाहियों की लॉयलिटी में कॉन्फिडेंस था। उन्हें यह था कि यहाँ के सिपाही हमारे फेवर में रहेंगे। और फिर आखिरी पॉइंट है कॉलोनियल एक्सपीरियंस। तो ब्रिटिश की जहाँ जहाँ कॉलोनीज थी वहाँ वहाँ जब भी रिवोल्ट हुए तो उन्होंने उनको दबा दिया। तो इस अनुभव के आधार पर उन्हें ये लगता था कि इंडिया में भी अगर कोई किसी तरह का रिवोल्ट हुआ तो हम उसे अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। राइट, तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से अंग्रेज़ों को ये लगता था कि उनकी पोजीशन इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है। राइट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबिलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। जब बहादुर शाह जफर ने रिवोल्ट को सपोर्ट किया तो इस रिवोल्ट पर और जो रूलिंग फैमिलीज थी उन पर क्या असर पड़ा। तो असर ये पड़ा था कि जब जैसे ही बहादुर शाह जफर ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया तो उनके ज्वाइन करने के बाद ये रिवोल्ट अचानक से बढ़ गया, इसमें बूम आ गया, ये थोड़ा सा व्यवस्थित हो गया, वो लोग कॉन्फिडेंस में आ गए। कौन, रिवोल्ट को करने वाले कॉन्फिडेंट हो गए। तो पहली चीज़ तो है सिंबॉलिक लीडरशिप। जब बहादुर शाह जफर ने इसको ज्वाइन किया तो एक सिंबॉलिक लीडरशिप मिल गई। ठीक है, ये चीज़ लेजिटिमेट हो गई। रिबेलियन जो थे उनको ये लगा कि हाँ भाई, अब बहादुर शाह जफर ने ज्वाइन कर लिया है तो हम जो कर रहे हैं वो काम गलत नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को क्या दे दी, लेजिटिमेसी दे दी। उन्हें ये चीज़ अब कानूनी लगने लगी, लॉफुल लगने लगी, सही लगने लगी कि जब बादशाह ने ही रिवोल्ट कर दिया तो हम तो सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमारे नेता कौन, बहादुर शाह जफर, तो सब सही जा रहा है, करो रिवोल्ट। फिर मोरल बूस्ट। तो जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया वैसे ही रिबिलियन इंक्लूडिंग सिपॉइज, लोकल रूलर्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, सभी का जो है उत्साह बढ़ गया। थर्ड पॉइंट है राइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। तो जैसे उन्होंने ज्वाइन किया रिवोल्ट को वैसे ही राइजिंग जो थी वो बढ़ गई, रिवोल्ट जो है वो इंटेंसिफाई हो गया। पॉइंट नंबर 4 है इम्पैक्ट ऑन रूलिंग फैमिलीज। तो रूलिंग फैमिलीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, मैनी रूलिंग फैमिलीज अक्रॉस इंडिया सपोर्टेड द रिबिलियन इन होप ऑफ रीगेनिंग देयर लॉस्ट पावर एंड अथॉरिटी।
तो जो राजा थे, जो अपनी पावर, अपनी ज़मीनें खो चुके थे, अपने टेरिटरीज, अपने राज्य खो चुके थे, उनको ये लगा कि हाँ ठीक है, अब हम रिवोल्ट को ज़ोर शोर से करते हैं, क्योंकि रिवोल्ट के बाद हमें अपने सारे एरियाज़, अपने राज्य मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। अवध के जो रिबिलियन थे, जो लैंड ओनर्स जो क्रांति कर रहे थे, तो उन क्रांति करने वाले लैंड ओनर्स को अंग्रेजों ने कैसे कंट्रोल में किया, कैसे काबू में किया, ये हमें समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश अनाउंस्ड रिवार्ड्स फॉर लैंड ओनर्स हु वुड बी लॉयल टू देम। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, उनको रिवार्ड्स दिए कि जो भी हमारे लिए वफादार रहेगा, लॉयल रहेगा, हम उसको रिवार्ड्स देंगे, हम उसे कुछ ना कुछ देंगे, ज़मीनें देंगे, तोहफे देंगे, ठीक है, तो हमारी वफादारी करो। पॉइंट नंबर 2 है, द ब्रिटिश मेड अटेम्प्ट्स टू विन बैक द लॉयलिटी ऑफ द पीपल। अंग्रेजों ने वो सारे हथकंडे अपनाए जिससे ये जमींदार उनके वफादार बन सके, उनके लिए लॉयल हो सके, राइट। पॉइंट नंबर 3 है, ब्रिटिश टोल्ड लैंड ओनर्स दैट इफ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल देयर राइट्स ओवर देयर लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। ठीक है, अगर अंग्रेजों ने ये कहा उन जमींदारों को, अगर आपने किसी श्वेत को या किसी वाइट को या किसी अंग्रेज को कह लीजिए अगर नहीं मारा है तो आपके लैंड राइट्स सिक्योर हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप बिल्कुल फ्रीली, आपको अपनी ज़मीनें मिलेंगी और आप पहले की तरह अपने जमींदारी का मज़ा उठा पाएंगे, राइट। तो ये उनको इंश्योर किया गया। पॉइंट नंबर 4, ब्रिटिश अनाउंस्ड दैट लैंड ओनर्स हु वुड बी लॉयल टू ब्रिटिश वुड कंटिन्यू टू गेट ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड। उन्होंने ये इंश्योर किया, ये उनको कॉन्फिडेंस दिया, ये अनाउंस किया कि जो जमींदार अंग्रेज़ों के वफादार रहेंगे उनको जो है उनकी ज़मीनें मिली रहेंगी, उनकी ज़मीनें नहीं छीनी जाएंगी। तो आपको कैसे रहना है, आपको अंग्रेज़ों का वफादार बनकर रहना है, राइट। पॉइंट नंबर 5, पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू जमींदार्स एंड लैंड ओनर्स। और कुछ जमींदारों और लैंड ओनर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने अवध के जो लैंड ओनर्स थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे बार बार, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और कंट्रोल किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इन वॉट वेज डिड ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज ए रिजल्ट ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857। तो 1857 का जो रिबेलियन होता है, इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसीज़ को बदला। तो उन्होंने क्या बदलाव किए वो हमें बताने हैं। तो क्या बदलाव किए, सी द फर्स्ट पॉइंट, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि 1857 के बाद जो एक्ट आया ना, एक्ट ऑफ 1858, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ख़त्म हो गया और किसका राज शुरू हो गया, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का राज शुरू हो गया इंडिया में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया बाय डिसॉल्विंग द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1858। ठीक है, कंपनी राज खत्म, क्राउन राज शुरू। इंडिया बिकेम अ फॉर्मल कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड न्यू एक्ट इन 1858, जो मैंने आपको बताया कि नया एक्ट बना 1858 में, उसके तहत कंपनी का राज भारत में से ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, वायसराय एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनार्च। तो मोनार्च जो है, ब्रिटेन का जो मोनार्च है, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन बनाया गया, वायसराय। और वायसराय भारत में आके रूल करने लगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय, दैट इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। तो अब वायसराय इंडिया में रूल करेगा, ठीक है। गवर्नर जनरल जो था उसकी पोस्ट को अपग्रेड करते हुए उसको क्या नाम दिया गया, गवर्नर जनरल ना कह के उसको बोला गया वायसराय। और वायसराय इंडिया में रूल करेगा और डायरेक्ट रिपोर्टिंग किसको करेगा, क्राउन को, यानी कि सम्राट को, राइट। तो सीधा शासन जो है वो कर दिया। अब उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, अबोलिशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसके तहत वो राजाओं की ज़मीनें हड़पते थे, उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को उन्होंने क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया, राइट। और ज़मींदारों को ये सिक्योरिटी भी दी गई, राजाओं को भी सिक्योरिटी दी गई कि आपकी ज़मीनें आपके पास रहेंगी। उसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो सिपाही थे और जो यहाँ के लोग थे, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी क्या दिया गया, रिस्पेक्ट दिया गया। सिपोइज रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स। और सिपोइज को यानी कि सेना को, सिपाहियों को रिक्रूट करने में, उनको भर्ती करने में भी कुछ रिफॉर्म्स किए गए। क्या रिफॉर्म्स किए गए, इट वॉज डिसाइडेड दैट proportion ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड। भारत के सैनिक कम कर दिए गए, यूरोप के सैनिकों की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई। क्यों, क्योंकि वो यूरोप के सैनिक हैं, वो उन्हीं का आदेश मानेंगे, भारत वाले तो दोबारा से रिवोल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूरोप वालों का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया गया। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट
instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar and Central India and South India, more soldiers would be recruited from Gurkhas, Sikhs and Pathans. तो ये जो सेंट्रल इंडिया के जो है ना, अवध के, बिहार के, सेंट्रल इंडिया के, साउथ इंडिया के, इन सोल्जर्स को मत लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही तो रिवोल्ट की थी। इनको मत लो, ये बेकार हैं, ये गद्दारी करेंगे दोबारा, तो इनको मत लो। तो किन को लो? गुरखास को लो, सिख को लो, पठानों को लो। तो इनको जो है सेना में भर्ती करो, ठीक है, क्योंकि इन सिपाहियों ने इस रिवोल्ट को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक है। चेंजेस वर मेड इन रिक्रूटमेंट पॉलिसीज ऑफ आर्मी टू अवॉइड रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ठीक है। तो जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको अवॉइड किया गया और लोगों के धार्मिक विश्वासों को टच नहीं किया गया, ठीक है। अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ एनिमल फैट एंड ग्रीस्ड कार्ट्रेज, तो इस तरह के एनिमल फैट और ग्रीस्ड कार्ट्रेज, इस तरह की चीज़ों को दूर रखा गया, ठीक है। तो रिलीजियस सेंटिमेंट का ध्यान रखा गया, राइट, ये उन्होंने किया। इसके साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के डिस्कस होते हैं, फिनिश होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।